We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप? We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ? आपके बगैर कोई नहीं कर सकता। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सबने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान का ये बच्चा, हमारा जीवन बहुत सफल हो जाए। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद हो। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा। नमस्कार दोस्तों, आपने इस तरह का दृश्य इससे पहले कब देखा था मुझे ज़रूर बताइए। किसी फिल्म का प्रीमियर हुआ हो, कोई स्पेशल स्क्रीनिंग हुई हो, शो हुआ हो और फिल्म की स्टार कास्ट को वहाँ पर मौजूद लोग इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हों, डायरेक्टर का हाथ जोड़कर आंसू आँखों में लिए महिलाएं उनको साधुवाद दे रही हों और ये कह रही हूँ कि आपने हमारे जीवन की एक कड़वी और बहुत ही दुखद सच्चाई को लोगों के सामने रखा है। महिला ने, आपने ध्यान नहीं दिया हो शायद, इस महिला ने जो विवेक अग्निहोत्री हैं फिल्म के डायरेक्टर और जो अभिनेता हैं पल्लवी जोशी, दर्शन, इन सब से जो मिल रही हैं, वो कह रही हैं कि वो जो चावल वाला दृश्य है ना, खून में सने हुए चावल खिलाने वाला दृश्य, कह रहे कि हमने अपनी आँखों से देखा है। तो जिन लोगों ने अपनी आँखों से ये सब कुछ देखा है वो आज सामने आ रहे हैं, अपने दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और इस फिल्म को दोस्तों किसी पीआर पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही फिल्म वालों को एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च करना पड़ा, ना ही किसी में शो में जाकर इन्हें प्रमोशन करना पड़ा। और फिल्म का जो सच है, फिल्म में जो सच दिखाने की एक डायरेक्टर के अंदर एक ललक है, एक जिज्ञासा है, उसने ही इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। और आज यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक सैलाब है। हर घंटे कई हज़ार ट्वीट्स हो रहे हैं, कई हज़ार पोस्ट शेयर की जा रही हैं जिनमें कश्मीर फाइल्स के बारे में लिखा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द, मैं देख रहा हूँ 99% लोग एग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह साहब क्या फिल्म बनाई है। फिल्म नहीं है ये एक डॉक्यूमेंट्री है। कोई गाना नहीं है, नाच गाना नहीं है, कोई हंसी मजाक ठुमका आइटम सॉन्ग कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके सामने एक वास्तविक दृश्य चल रहा है और वो एक अंतहीन कहानी है, चलती चली जाती है और उस कहानी को आप देखने के लिए इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं, इसके साथ अटैच होते चले जाते हैं। ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं दोस्तों। इस फिल्म को देखने के लिए मैं खुद कई दिनों से प्रयास कर रहा था। मैंने आपको बताया भी था कि रविवार वाले दिन मैं गया था इस फिल्म को देखने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि फ़िल्म हाउसफुल है। एडवांस बुकिंग कराई नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कि फ़िल्म को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। 2-3 दिन ही हुए थे फिल्म रिलीज हुए, उधर हम चुनावों में बिजी थे और इधर ये फिल्म चुपके से रिलीज हो गई। 10 तारीख को चुनावों के नतीजे आए 5 स्टेट्स के और 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो गई। तो उसके बाद हमें भी बिजी रहे, 2-3 दिन फुर्सत नहीं हुई, तो मैं संडे में गया देखने के लिए और फैमिली के साथ गए। टिकट नहीं मिले, वापस आना पड़ा, शॉपिंग वॉपिंग करके वापस आ गए। लेकिन उस दिन इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वास्तव में ये फिल्म किस लेवल की फ़िल्म है और माउथ पब्लिसिटी और जो ठोस कंटेंट है वो किस तरीके से किसी भी फिल्म को हिट करा सकता है, ये इस फिल्म ने प्रमाण दे दिया। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में ये फिल्म उस तरह की सफलता हासिल करने जा रही है जैसी अभी कुछ साल पहले बाहुबली ने की थी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कभी शोले जैसी फिल्मों ने, मुगले आजम या फिर मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने, या फिर जय संतोषी माँ, जिससे इसका लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि माउथ पब्लिसिटी कि भाई एक ने दूसरे को बताया, दूसरे से तीसरे को बताया और फिल्म की तरफ दर्शकों का सैलाब बढ़ रहा है। मैं तो खैर, मुझे अब तो होश नहीं था, उस समय बड़ा छोटा रहा हूँगा जब कभी जय संतोषी माँ और शोले जैसी फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी। बताते हैं उस समय, मुझे तो पता नहीं है, और कहा जाता है कि दोनों फिल्मों ने ही इतिहास रचा था। और बताते हैं कि जय संतोषी माँ जो फिल्म थी उसके दरवाजे पर ही महिलाएं इस तरीके से अंदर घुसती थी, मत्था टेक करके जैसे किसी मंदिर में जा रही हों।
कुछ ऐसी ही भावनाएं कश्मीर फाइल्स के बारे में भी देखने को मिल रही हैं। मैं इस फिल्म के बारे में अगर अपने अनुभव को शुरुआत करूं, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। फिल्म बिजनेस में एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है और अभी जो 5 दिन का रिकॉर्ड इसका मेरे पास आया है, जो बताई है, ये है कि 67.35 करोड़ इसने 5 दिन में कमा लिए हैं इस फिल्म ने। और फिल्म को ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल हो रही है। कुछ सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें चल रही हैं कि ये जो महिला है वास्तविक कहानी से प्रेरित है, इनका कैरेक्टर, जिन महिला को आखिर में मशीन से काट दिया जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ खुद इस फिल्म को इंडोर्स किया है। उन्होंने अपनी भाषण में इसकी तारीफ़ की है और कहा है कि बहुत कमाल की फिल्म है। और ये आप जो नज़ारा सामने ग्राफिक्स में देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि देश के किन किन हिस्सों में फिल्म ये इस समय चल रही है, किन किन स्क्रीन्स में। और आप देखिए सिनेमा घरों पर जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हैं, उनमें भी ये फिल्म जोरदार सफलता के साथ चल रही है, मल्टीप्लेक्स के अलावा। कुछ लोग कहते थे कि फिल्म जो होती हैं इस तरह की, वो मास लेवल की फिल्म नहीं होती, यानी कि भीड़ की भीड़ उन्हें देखने के लिए नहीं चाहती। लेकिन इस फिल्म ने उसको भी बदल दिया है। और देख लीजिए यहाँ पर जो एक प्ले कार्ड लिए हुए एक युवक दिख रहा है, वो कह रहा है कि इस फिल्म को प्लीज़ जाइए और बिना किसी बिनागा इस फिल्म को देखिए। और फिल्म का जो इतिहास है, फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड है, वो इसकी कहानी कह रहा है कि अगर आप सच कहने की हिम्मत करेंगे और फिल्म को आप ईमानदारी से बनाएंगे तो फिर आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अभी फिल्म ने 5वें दिन में 18 करोड़ रुपए कमाए हैं। मेरे सामने 5 दिन की कलेक्शन है। पहले दिन इस फिल्म ने 3.55 करोड़ रुपए कमाए, फिर 8.5 करोड़ रुपए कमाए दूसरे दिन, तीसरे दिन 15 करोड़, फिर चौथे दिन 15 करोड़ और 5वें दिन 18 करोड़। लोग कहते हैं कि वीकेंड में, चलिए साहब, फ्राइडे सैटरडे संडे में हो सकता है कि वीकेंड में फिल्में बढ़िया चलती हैं, लेकिन ये फिल्म मंडे और ट्यूसडे में तो उससे भी ज़्यादा बिजनेस कर रही है। और वेडनेसडे में, आज वेडनेसडे में इससे भी ज़्यादा इसका बिजनेस रहा होगा, कल इसकी रिपोर्ट्स आएंगी। और फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है लगातार ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ये एक सच्चाई है। और आपको मैं बताऊं कि इसी हफ्ते 18 मार्च को अक्षय कुमार की बच्चन पांडे रिलीज हो रही है। और देखते हैं कि इस फिल्म के सामने अक्षय कुमार की बच्चन पांडे टिक पाती है या नहीं। मुझे तो लग नहीं रहा कि टिक पाएगी। हालांकि अक्षय कुमार बढ़िया फिल्में बनाते हैं, और लेकिन मुझे नहीं लगता। और इस फिल्म को देखने के बाद जब मैं सिनेमा हॉल से निकला, और कुछ समय तक के लिए तो जितने लोग बैठे हुए थे सिनेमा हॉल में, पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ 1-2 लोग गलती से अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर आ गए थे, उनके रोने की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी। वरना मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई मजाक की हो, कोई हूटिंग की हो और कहीं कोई शोर शराबा हुआ। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था और लोग फिल्म को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। जो लोग फिल्म में 5-7 मिनट की देरी से आए, उन लोगों को अफसोस हुआ और उन्होंने बराबर में बैठे हुए लोगों से पूछा भी कि भाई फिल्म में अब तक क्या हुआ है, प्लीज़ हमें बता दो। फिल्म लगभग 3 घंटे की है और बांध कर रखती है। लगता ही नहीं कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको लगता है कि आप चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ घटना हो रही है आपके सामने। और लोगों के मन में बार बार एक सवाल उठता है। देखिए हमारी जनता कितनी मासूम है। कुछ लोग बैठे हुए थे सिनेमा में, वो आपस में बात करते हुए मैंने सुने। वो कह रहे थे कि यार ये जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड क्या होता है। जेनोसाइड जैसे शब्द से लोग वाकिफ़ नहीं है। नरसंहार जिसको कहते हैं, मासकर, इससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। और जिन लोगों के साथ जेनोसाइड हुआ है उनके अनुभव से तो लोग क्या वाकिफ़ होंगे। देखिए हम अगर अपनी बात करूं मैं, तो निश्चित रूप से हमने मीडिया के माध्यम से ये जरूर पढ़ा कि कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। और मेरे ध्यान है सन 2000 में जब मैं अमर उजाला में जॉब करता था, तो वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, विकास कौल। हमारा जो HR डिपार्टमेंट था उसमें विकास कौल हुआ करते थे। आप आज पता नहीं कहाँ हैं। बड़े एनर्जेटिक यंग मैन था विकास, बड़ा स्मार्ट था, हमारी हम उम्र था उस समय। और हम उनसे अक्सर पूछते थे तो बताते कि हम हर्ष भाई, हम कश्मीरी पंडित हैं। और वहाँ से जब हमें निकाल दिया गया तो उसके बाद हम आकर दिल्ली रहने लगे। और फिर यहीं आकर मेरे कुछ यहाँ पर हमारी फैमिली के रिश्तेदार थे, हम उनके पास रहे और उन्हीं की वजह से मैं पढ़ लिख पाया हूँ और आज इस ऐसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। उस समय हमें आभास नहीं था इन लोगों के साथ क्या हुआ था। शायद विकास कौल को भी नहीं पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन हकीकत है, लोगों ने इस फिल्म को लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने विवेक अग्निहोत्री ने जो रिसर्च की है, उन्होंने बताया है कि वो देश विदेश में रह रहे कश्मीरियों से मिले, उनके पास गए और उन लोगों से ये पूछा कि आपके साथ क्या क्या हुआ।
उन सारी घटनाक्रम को मिलाकर एक घटनाक्रम बनाया गया। और जो दर्शन कुमार हैं फिल्म के अभिनेता, जो कृष्णा का रोल कर रहे हैं, वो एक सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं जो सारे उन हादसों से गुजरते हैं और जिनके सामने सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। आप समझ सकते हैं कि जो कृष्णा है वो हम और आप हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि कश्मीर में क्या हुआ है, जबकि कृष्णा कश्मीर में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उसके दादा ने भी उसे नहीं बताया कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ। वो यही सोचता रहा हमेशा कि उसके परिवार का एक हादसे में मौत हो गई। हकीकत ये बात थी कि उसके पिता को आतंकवादियों ने मार दिया, उसकी माँ को मार दिया गया, उसके फैमिली को, उसके बच्चे को मार दिया गया, सारी चीज़ें, बड़े भाई को मार दिया गया, सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। और जेनोसाइड जिस शब्द की बार मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इस जेनोसाइड शब्द का जो सही मायने में फिल्म में दृश्य आता है वो बिल्कुल क्लाइमैक्स में आता है, जिसमें वो हिंसा दिखाई जाती है, जिसमें एक बड़ा सा गड्ढा खोद के 1 बाई 1 सबको गन पॉइंट से शूट कर दिया जाता है यहाँ लगाकर, और सब लोगों को उस गड्ढे में दफना दिया जाता है। फिल्म के बारे में ज़्यादा बयान नहीं करना चाहूँगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस फिल्म के लिए मैं कुछ वीडियो क्लिप्स तलाश रहा था। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सिनेमा हॉल्स में आपको किस तरह का रिएक्शन है। देखिए, सिनेमा हॉल इस तरह से खचाखच भरे हुए हैं और जिन लोगों को सीट नहीं मिली हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ वजह रही हो, ये शायद ये किसी लोगों ने सिनेमा अपना पूरा बुक किया हो, उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा लोग आ गए हों, वो सब लोग ज़मीन पर बैठकर इस फिल्म को देखते हुए नजर आए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि सिनेमा हॉल के बाहर इस तरह का माहौल है, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लोग लगा रहे हैं, जबकि मैं नहीं मानता कि इस फिल्म में कोई ऐसा मैसेज दिया गया है, लेकिन लोगों ने इसे दिल से फील किया है और लोगों को ये लगा है कि यार इस मामले में काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ाई जानी चाहिए और इसका मैसेज दूर तक जाना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों में से किसी ने ज़रूर निश्चित रूप से ये सही लिखा है कि कृपया फिल्म की कहानी ना बताएं। फिल्म की कहानी बताने के बाद जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है, निश्चित रूप से उनका मज़ा तो किरकिरा हो जाएगा। और ये फिल्म आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल भी एक मनोरंजन के लिए बनाई गई फिल्म नहीं है। और इस फिल्म को अगर आप हिम्मत वाले हैं और आपका जिगरा मजबूत है तो इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। छोटे बच्चों को बिल्कुल साथ लेकर ना जाएं, एडल्ट्स आपके बच्चे हैं उनके साथ जाएं। और अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। इस फिल्म को थोड़ा सोच समझ कर ही आप देखने के लिए जाएं। देखिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ शुरुआत करना चाहूँगा। इस फिल्म में एक दृश्य है जिसमें रिफ्यूजी कैंप है जम्मू में और सारे कश्मीरी पंडित वहाँ पर जमा हैं और 1990 की शायद ये बात है। उसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पर होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था जब कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पर हिंसा की घटनाएं हुई, दूसरी कई घटनाएं हुई इस तरह की। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, बीजेपी उसकी एलाइज थी और अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, ये सब लोग भी इसके साथ सहयोगी थे। तो उस समय यहाँ पर शायद जगमोहन साहब को एलजी बनाया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे उपराज्यपाल कहते हैं, जिन्होंने वैष्णो देवी जो संस्थान है, वैष्णो देवी का जो ट्रस्ट है वो क्रिएट किया था, वहाँ पर बहुत सारे काम कराए थे। बहरहाल उसमें एक दृश्य आता है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री पहुँचते हैं रिफ्यूजी कैंप में जम्मू के और उन लोगों से जो कश्मीरी पंडित हैं उनसे उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर बिच्छू हैं, कोई कह रहा है कि साहब यहाँ पर सांप लोगों को काट जाते हैं, कोई ये कहता है कि साहब यहाँ पर लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, और कोई लोग एक उसमें एक कश्मीरी बुजुर्ग ये कहते हैं गृह मंत्री से कि साहब ये जो हमारे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। कश्मीरियों को आप जब कोई मारा जाता है तो 2 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, उसके बाद वो गन खरीद लेता है और आतंकवादी बन जाता है। फिर उसके बाद जब उसकी हत्या हो जाती है या वो मर जाता है फिर उसके परिवार वालों को भी 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। और हम लोग जो यहाँ रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं हमें 600 रुपये महीना दिए जाते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पालें। और गृह मंत्री साहब देश के, और वो ये कहते हैं कि भाई आप लोग अब तक आपको वहाँ कश्मीर में खूबसूरत वादी में बढ़िया टेम्परेचर में रहने की आदत थी, अब आपको गर्मी में रहना पड़ रहा है तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी क्योंकि आपको ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। बिल्कुल संवेदनहीन
तरह का वो गृह मंत्री बयान देते हैं। मैंने अचानक इस फिल्म को देखते देखते मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला गया। दोस्तों एग्जैक्टली मैं डेट नहीं बता सकता आपको, 1989 की बात है, जब देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उनके खिलाफ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उनके कभी मित्र रहे, उनके साथी रहे, उनकी सरकार में मंत्री रहे, वो उनके खिलाफ हो गए थे। जनता दल बना लिया गया था, सारा विपक्ष एक हो गया था, संयुक्त मोर्चा बन गया था और संयुक्त मोर्चे में सारे के सारे दल शामिल हो गए थे। उस समय ये मुलायम सिंह यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी, सब लोग उसमें शामिल थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर, ये सब लोग उसमें मिल गए थे। और उस समय 1989 के आम चुनाव हुए 5 साल के बाद, जब राजीव गांधी 400 सांसदों वाली सरकार चला रहे थे, उसके बाद चुनाव होते हैं। तो भाई हम उस समय स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल में मैं उस समय रहा हूँगा 10वीं 11वीं, हो सकता है 11वीं में रहा हूँगा, 11वीं या 12वीं में रहा हूँगा। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय जो मतदान का अधिकार था बच्चों को नहीं मिलता था। 21 साल की उम्र के बाद ही ये अधिकार मिलता था और बाद में फिर इसे 18 साल किया गया था। और हमारा उस समय तक किसी ने वोटर कार्ड भी नहीं बनवाया था। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरी उम्र कितनी रही थी, वो तो मुझे नहीं मालूम सही मायने में एग्जैक्टली कब की मैं बात कर रहा हूँ। 1989 की ही बात है और रही होगी 16-17 साल की उम्र। लेकिन उस समय हुआ ये कि हमारा पहचान पत्र नहीं था। देश में आंधी थी कि राजीव गांधी की सरकार को हटाया जाए, कांग्रेस की सरकार को हटाया जाए। और हम सब लोग युवा थे, स्कूल में जाते थे। हमारे बड़े भाई, परिवार के दूसरे सदस्य जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, वो कहते थे भाई इस बार वीपी सिंह को वोट देना है और राजीव गांधी को केंद्र से हटाया जाना है। ये सब बातें चल रही थी। हम लोग भी उनकी बात सुनते थे। थोड़ा सा बड़ी क्लासों में आ गए थे तो मन में इस तरह की भावनाएं आने लगी थी कि यार क्यों ना हम भी वोट करें, हम भी मतदान करें। मन में कुछ इस तरह के भाव आने लगे थे। खैर युवा थे, उमंगे थी मन में। तो हुआ ये कि हमने ये तय किया कि यार इस बार हम भी वोट करेंगे। चूँकि उस समय फ़ोटो पहचान पत्र तो होते नहीं थे, मतदान करने के लिए कोई भी मतदान कर सकता था। और होता ये था कि उस समय क्या होता था कि जैसे मेरे ही उम्र का कोई व्यक्ति है, उसकी वोट मुझे डालनी है, तो उसकी वोट हम किसी भी नाम के, अनिल नाम का व्यक्ति है, जाओ उसकी वोट हर्ष कुमार डालाओ, आप लोग वोट डालिए। क्योंकि उन्हें वो पहले ही जो एजेंट होते थे राजनीतिक दलों के, वो याद रखते थे कि ये आदमी जो है कांग्रेस को वोट देगा, इसलिए इसकी वोट पहले ही डलवा देते थे। तो हमारे कुछ साथी थे, हमारे मोहल्ले में आए और मोहल्ले के कुछ लोगों ने एक विशेष गाड़ी, फिएट कार हुआ करती थी, हम सबको मतदान करने के लिए भेजा गया। और जब मतदान करने के लिए भेजा गया तो वहाँ पर हम पहुँच गए और एक मदरसा था वहाँ पे, मुस्लिम मदरसा था, वहाँ पर वोट डाले गए थे, वहाँ पर बूथ लगा हुआ था। और हमसे सब ने कहा कि भाई अब यहाँ पे आप जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। तो साहब हम भी पहुँच गए वोट डालने के लिए। जब हम वोट डालने के लिए वहाँ पर पहुँच गए तो हमने वोट डाल दिया और हमसे कहा गया था, जो हमारे बड़े लोग थे उन्होंने कहा था कि यार इस पर तुम्हें डालना है। मैं निशान भूल रहा हूँ क्या था निशान। हम वोट डाल के आ गए और जब हमारे सांसद जीत गए तो सांसद सामने आए और जो सांसद जीते थे उन सांसद साहब को केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया और ये सांसद थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से मुफ्ती मोहम्मद सईद सांसद बने थे। कश्मीर से आकर उन्हें लड़ाया गया था मुजफ्फरनगर से। आई डोंट नो क्यों लड़ाया गया था। और हालांकि जब ये सरकार बनी थी तो इसे बीजेपी ने बाहर से सहयोग दिया था और ये शायद संयुक्त मोर्चे में ये नहीं थी और बीजेपी ने ही बाद में ये सरकार गिराई थी, जो समर्थन वापस ले लिया था, जिसमें वीपी सिंह ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आप वोट डालिएगा। खैर सारी चीज़ें हो गई और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे उन्हें केंद्र में गृह मंत्री बना दिया गया और हम सब लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि यार हमारा सांसद केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया है। और ये नहीं जानते थे कि बाद में सारे हालात वहीं से हुए। बाद में क्या हुआ कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ, आतंकवादियों को छोड़ा गया और उसी के बाद जो सारा घटनाक्रम है कश्मीर में शुरू हो जाता है और कश्मीर में जो हिंसा का दौर शुरू होता है, ये जो फिल्म में दिखाया गया है 89, 90s, वो उसके बाद ही शुरू हुआ जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो फैमिली थी,
उनके उनके साथ ये हादसा हुआ और आतंकवादियों को इसमें रिहा किया गया। ये सारा घटनाक्रम उसके बाद चलता रहा। तो मुझे आज फिल्म देखने के बाद अचानक ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार वास्तव में जब हम बच्चे थे तो उस समय वास्तव में हमें पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं। उस समय तो लग रहा था कि हम केंद्र में जो सरकार है उसको बदल रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि आने वाले समय में मुफ्ती मोहम्मद सईद ही असली समस्या की जड़ बनेंगे। और उसके बाद जब उनकी बेटी को रिहा किया गया, आतंकवादियों के बदले छोड़ा गया आतंकवादियों को, उसके बाद ही कश्मीर में ये सब हालात बिगड़े। और आप समझ सकते हैं कि कश्मीर की जो वर्तमान में स्थिति है उसका जो जड़ थी वो तभी से शुरू हो गई थी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्र में गृह मंत्री बनाए गए थे, केवल तुष्टीकरण के लिए कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सबका रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में हम करने जा रहे हैं। और आप में से किसी ने लिखा है कि चक्र चिन्ह था जनता दल का, सही कह रहे हैं आप, चक्र बना हुआ था और शायद हरे रंग का झंडा था। ये भी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद खैर माहौल शुरू हो जाता है और फिर जो सारी हालात हैं उन पर मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद जो मुझे सबसे मेन चीज़ लगी, इस दृश्य ने मेरे मन को छू लिया। दर्शन जो कायदे से ANU, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को ये दिखाने की कोशिश की गई है और उनकी जगह ANU दिखाया गया है, JNU की जगह वहाँ का छात्र दिखाया गया है दर्शन को। और इन्हीं के साथ सारा हादसा हुआ है। और वो पहले जो है आज़ादी के नारे उनसे लगवाए जाते हैं यहाँ पर JNU के कैंपस में। और उसके बाद जब वो कश्मीर में जाकर अपने परिवार के साथ जो चीज़ें गुजरी हैं उसको जब देखते हैं और उसके बाद जो स्पीच देते हैं वो आकर, तो वो कमाल की स्पीच उन्होंने दी है। इस स्पीच में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। इस स्पीच में उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई कितना बुरा हुआ है हम लोगों के साथ और क्या हमने वहाँ पर फेस किया है। और कश्मीर कभी क्या था, कश्मीर एक रिसर्च करने वालों की हब था। वहाँ पर शंकराचार्य भी केरल से पैदल चलकर पहुँचे थे और तमाम वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, पंचजन्य पता नहीं सब चीज़ों का बताते हैं कि उन सब का जो जनक था वो सारा का सारा कश्मीर ही था। और कश्मीर की हालत अब ये हो चुकी है कि जब सारे विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए तो उन्हें लगा कि हिंदुस्तान को अगर कब्जा करना है तो कश्मीर पर कब्जा कर लो, क्योंकि असली ब्रेन दिमाग से चलता है देश और दिमाग उसका सारा कश्मीर में बसा हुआ है। कश्मीर को सब ये फिल्म में जो पल्लवी जोशी जिन्होंने JNU की प्रोफेसर का रोल अदा किया है राधिका मेनन के रूप में, वो खुद बताती हैं कि कश्मीर में सोचते हैं कि आप जो शेख अब्दुल्ला थे वो सबसे बड़े कश्मीरी नेता थे, लेकिन हकीकत बात है कि वहाँ सबसे ज़्यादा समय तक हिंदू राजाओं ने रूल किया और ये लोगों को किसी को नहीं पता है। सब लोग सोचते हैं कि कश्मीर तो मुसलमानों का है। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसके बाद सारी चीज़ें फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। एक दृश्य मुझे वो भी बड़ा पसंद आया दोस्तों, जिस दृश्य में सारे लोग एक साथ दिखाए गए हैं। एक मीडिया पर्सन, एक पुलिस ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर और एक कलाकार जो खुद अनुपम खेर ने जिसको प्ले किया है। ये सभी लोग और उन सभी लोगों को वहाँ पर दिखाया गया है। एक साथ बहस करते हैं बैठकर और एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि कश्मीर की समस्या के लिए आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो। हकीकत बात यह है, फिल्म में जब बहस होती है, बहस जब आगे बढ़ती है तो उस समय साफ तौर पर यह कहा जाता है कि देखिए, हम लोग जलियांवाला बाग को याद रखते हैं, बाबरी मस्जिद की डेट्स हमें याद हैं और 1984 में जो सिख दंगे हुए वो भी हमें याद हैं, लेकिन उसके बाद सिक्स जो 1984 में, जी सही कहा आपने अंकित मिश्रा जी, पंचतंत्र के बारे में उन्होंने कहा था। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 84 के दंगे सबको याद हैं, लेकिन उसके 6 साल बाद जो होता है नरसंहार वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का, उसका कहीं जिक्र नहीं है, उन्हें फाइलों में दबा दिया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ें हम लोगों के सामने पेश की गई हैं। और बड़ा ही कई फिल्म के डायलॉग बड़े अच्छे हैं। जैसे कि फिल्म का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया जिसमें ये कहते हैं, पल्लवी जोशी जिसमें ये कहती हैं कि जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ सारी दुनिया का चक्कर काट कर आ जाता है। तो वो ये कहती हैं कि इसे चिल्ला कर बताया जाना ज़रूरी है और चिल्लाने से जो भी आप कहेंगे उसे ही लोग सच मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिल्म में वास्तव में चौंका देने वाली हैं। और मुझे तो इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगा कि इसके लिए केवल हम अपने राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहरा दें,
ये सही नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को चलाने वाली पुलिस, हमारे जो पॉलिटिकल मशीनरी है, सेटअप है, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, सब लोगों को कहीं ना कहीं पर इस फिल्म में दोषी ठहराया गया है और सबको ये बताया गया है कि देखिए आपकी कहीं ना कहीं पर कमी रही थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिल्म में बोल्ड तरीके से बुरहान वानी इन सब चीज़ों को बड़े खुलकर दिखाया गया है। किसी को भी, मुझे खास बात यह लगी कि किसी से भी छुपने का प्रयास नहीं किया गया है। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि जेएनयू को एएनयू क्यों कहा गया है, और मुझे लगता है कि जेएनयू को एएनयू इसलिए कहा गया है कि जेएनयू का एनयू ले लिया और एएमयू का एयू ले लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इन सब को मिक्स कर दिया गया। आप सब जानते ही हैं कि जेएनयू में और एएमयू में आज़ादी के नारे किस तरीके से लगाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। मैं सोशल मीडिया पर जब फिल्म के लिए कुछ क्लिप्स निकाल रहा था तो मैंने इसमें देखा कि बीबीसी के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें बीबीसी वाले कश्मीरी पंडितों से बात कर रहे हैं और कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमारे आंसुओं को इस फिल्म में कैश कराने की कोशिश की गई है। ये रूप भी सामने आ रहा है और इसके अगेंस्ट भी एक लॉबी काम कर रही है। इस फिल्म को लोगों के बीच ज़्यादा ना पहुँचे, ज़्यादा आगे ना बढ़ सके, लोग इसके बारे में ज़्यादा ना सोच सकें, इसलिए दूसरी चीज़ें भी मार्केट में लाई जा रही हैं। और नरेंद्र मोदी ने तो साफ कहा है कि इस फिल्म में कश्मीर की समस्या को दिखाया गया है। आप कश्मीर की समस्या को, अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो जो आपका सच है वो आप दिखाइए, आपको किसने रोका है। ये बात सही कही नरेंद्र मोदी ने। और कश्मीर के ऊपर कई लोगों ने फिल्में बनाई है। विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने कश्मीर के ऊपर शिकारा और क्या थी वो ऋतिक रोशन वाली फिल्म कश्मीर को लेकर जो बनी थी, इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन किसी भी फिल्म को देखने के बाद किसी को ये आभास नहीं होता कि वास्तव में उन पर क्या गुजरी वहाँ के लोगों पर और हकीकत में क्या हुआ उनके साथ। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं और ये फिल्म वास्तव में दिल को दहला देने वाली फिल्म है। मेरा मानना है कि ये फिल्म नहीं है, एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। इसे सभी को देखना चाहिए। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि फिल्म को जाइए और परिवार के साथ देखिए और छोटे बच्चों को लेकर मत जाइए। 18+ लोग हैं। और राजीव कुमार कह रहे हैं कि हरजी 1990 में मैं कक्षा 11 का छात्र होने कश्मीरी पंडों के साथ अन्याय उन्हें सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस्लामिक कानून के अनुसार उन्हें पत्थर मारकर ख़त्म कर देना चाहिए। और जी खन्ना कह रहे हैं कि जेएनयू कोर्ट केस कर देता तो ये मूवी कभी रिलीज नहीं हो पाती। जी सही कह रहे हैं आप कि जेएनयू के मामले को लेकर हो सकता है कि कोर्ट में जाना पड़ता और फिल्म। और देखिए इस समय हो क्या रहा है, अब जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो इस समय अपनी पूरी कैबिनेट और अपने सारे विधायकों के साथ इस फिल्म को देख रहे हैं। अब वो मुझे पता नहीं लगता कि इस फिल्म को क्या देखने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो फिल्म को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा कह चुके हैं, उनके अखिलेश यादव जो उनके मित्र हैं वो ये कह चुके हैं कि कश्मीर फाइल्स पर तो फिल्म बन गई और लखीमपुर खीरी पर फिल्म कब बनेगी। तो लोगों को तो इसमें एजेंडा नज़र आ रहा है। और एजेंडे की सिर्फ बात बताता हूँ मैं क्या है। जब वो एक आतंकवादी उस फिल्म अभिनेता जो कृष्णा का रोल प्ले कर रहे हैं दर्शन, उनसे ये कहता है कि आपके आज के जो वजीर आजम हैं वो सब कुछ और करना चाहते हैं और हमें दूसरे तरीके से देखते हैं, उन्हें हमसे बड़ी दिक्कत है। तो वो सीधे सीधे उसमें एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कश्मीरी पंडितों के बारे में ये दिखा दिया गया है कि जो नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई है वो उनके साथ कुछ, उनके समर्थन में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से सारे आतंकवादी आज परेशान हैं, अलगाववादी आज सारे परेशान हैं। और आप में से किसी ने कमेंट लिखकर बताया कि बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ उठाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिल्म में इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि जब वहाँ पर वो मिलने के लिए जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री रिफ्यूजी कैंप में कश्मीरी पंडितों से, तो उस समय एक महिला वहाँ पर कहती हैं कि बाला साहब ठाकरे ने हमारे समर्थन में आवाज़ उठाई है और हमारे बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए महाराष्ट्र में अपील की है और आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तब सभी पहलुओं को इस फिल्म में छूने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें एक बड़ी बॉटम लाइन की गई है। बॉटम लाइन ये कही गई है कि पल्लवी जोशी ये कहती हैं कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। जो हिराकी है ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम में हमारे लोग बैठे हुए हैं वो आज भी हमारे समर्थन में काम करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं। तो आसान नहीं है हमें इस सिस्टम से हटाना। इस तरह की बात वो कहती हुई इसमें नज़र आती हैं। और फिल्म के जो ये दृश्य हैं
ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, ये तो वास्तव में दिल को हिला देने वाले हैं ही। ये फिल्म के ये आप देख रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। फिल्म के प्रोड्यूसर भी साथ में नज़र आ रहे हैं। ये अभी आएंगी उनकी पत्नी पल्लवी जोशी, जो फिल्म में रोल प्ले कर रही हैं JNU की प्रोफेसर का, ये पल्लवी जोशी हैं। इन सब लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आप समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसलिए शायद आपको आवाज़ सही नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, इंटरनेट की प्रॉब्लम क्यों है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। और आप सब लोगों के सवाल भी मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और एक कह रहे हैं कि सर मेरा ऊपर सुपर चैट है, वो पढ़ लीजिए। चलिए इनका सुपर चैट पढ़ देते हैं एक का। और अनिल दास गोल्ड मेंबर बने हैं। एक कह रहे हैं कि सर मैं US बेस्ड बड़ी कॉमर्स कंपनी में मैनेजर हूँ। हैदराबाद ऑफिस में मुस्लिम लड़कियाँ अब हिजाब पहनती हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, आपके हैदराबाद ऑफिस में पहनती हैं लड़कियाँ, तो भैया पहनने दो, क्या किया जा सकता है इसमें। अगर किसी को वास्तव में आगे नहीं बढ़ना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस फिल्म को लोगों ने हाथों हाथ लिया है, सभी ने इसको सराहा है और सभी इस फिल्म से अटैच महसूस कर रहे हैं। मुझे भी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने फिल्म देखी होगी। आज के शो में वैसे खबरें तो मैं कई बताना चाहता था, भगवंत मान ने शपथ ले ली है, कुछ और भी खबरें थी, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मन ही नहीं करा कि इसके अलावा किसी और पर बात की जाए। और विनीत शर्मा जी कह रहे हैं कि झूठ मत बोलिए, नेशनल फ्रंट में भाजपा और वाम दल नहीं थे, भारी समर्थन दिया था। चलो नहीं रहे होंगे, लेकिन समर्थन दिया था और बाद में बीजेपी के समर्थन के बाद ही ये सरकार गिरी थी VP सिंह वाली, इतना मैं जानता हूँ। और इसी तरह के खासतौर से जो ये मुफ्ती मोहम्मद सईद वाला प्रकरण हुआ था, उसी के बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था। आपने सही कहा। चलिए साहब, बात होती रहेगी। आज इस मूड था कि इसी फिल्म के बारे में बात की जाए। आप सब लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अरुण कुमार सिंह कह रहे हैं कि हर्ष जी आप एकदम सही कह रहे हैं, हम सबका दोष है और हम अपना भविष्य स्वयं लिख रहे हैं। कश्मीर फाइल इस दिशा में आंख खोलने का काम करेगी। बिल्कुल साहब, मुझे तो आज पता लगा कि हमने गलती से किन लोगों को वोट दे दिया था, और मुझे लगता है कि अब समय है कि हम उन चीज़ों को रियलाइज़ करें कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हम उन्हें फिर से महसूस करें, उनको आभास करें। आपसे बात होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार, शुभ रात्रि। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।